हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूं एकदम जबरदस्त एनर्जी के साथ आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है पिछले 10-15 दिन से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि आप लोग के लिए वीडियोस बना पाए, लेकिन बाकी टीचर्स अवेलेबल थे, वो वीडियोस बना पा रहे थे, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं था। जैसे मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई एम बैक करके, और मैं बैक इसलिए हुआ क्योंकि मैं लगभग पिछले 15 दिनों से हमारे महाराष्ट्र स्टेट में नहीं था। मैं अपने नेटिव प्लेस गया हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मेनी फैमिली रीजंस एंड पर्सनल रीजन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था टू मेक द वीडियोस। एंड फाइनली लगभग 2-3 दिन पहले मैं आ चुका हूं हमारे शहर में, अपने ऑफिस पे, अपने स्टूडियो में, और आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है मैंने। तो यार, ये आपके लिए केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर का पहला वीडियो होगा। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? स्टेट्स ऑफ मैटर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर। लेकिन मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं, वैसे हाल ही में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट करो। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 ऐसे और भी कई सारे चैप्टर्स जेआर कॉलेज चैनल पे पढ़ा रखे, और हमारा मेन चैनल जो जेआर ट्यूटोरियल्स है, वहां पे भी आपको कई सारे और चैप्टर के लेक्चर वीडियोस जो पहले से हमने 1-1.5 साल पहले से जो बना के रखे, वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी पढ़ाई कीजिए। और न्यू बैच जो विराट बैच हमारा चल रहा है, वो तो इस चैनल जेआर कॉलेज पे चल ही रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, बट आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग और कौन सा चैप्टर फटाफट से पढ़ना चाहते हो, यानी उसके वीडियोस चाहते हो, तो जरूर से मुझे कमेंट करना। चैप्टर के नंबर और साथ में नाम आप टाइप कर सकते हो, या फिर नंबर भी टाइप करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो जैसे ये 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका अगला चैप्टर जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया रहेगा, उस चैप्टर को मैं शुरुआत करूंगा नेक्स्ट। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हो, क्योंकि हर एक कॉलेज में जो 11th स्टैंडर्ड के जो जूनियर कॉलेजेस होंगे, किसी में कुछ चैप्टर स्टार्ट हो रहे तो किसी में कुछ चैप्टर, मतलब अलग अलग होते हैं ना सबके कॉलेजेस के पैटर्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसके ज्यादा कमेंट, उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आइए इस चैप्टर के सबसे पहले शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, हमारे मन में सबसे पहले 3 चीज का नाम याद आता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जी हां दोस्तों, वी हैड लर्न इन 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो दैट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसके अलावा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा अगर हम बात करें तो हम वैक्यूम और प्लाज्मा को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, बिकॉज हमें सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाया है और पढ़ाया जाएगा भी, जो कि है सॉलिड, जो कि एक कड़क चीज होती है, लिक्विड जो तरल होती है, फ्लूइड होती है, और एक गैस होता है। जैसे कि आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे, और कई सारे और टाइप्स है इसके अंदर। तो आप लोग ये वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो जा रहा हूं तो 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड से आप देख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे मैंने बोला, स्टेट्स ऑफ मैटर इज नथिंग बट व्हाट, देयर आर जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जनरली इंटर कन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको एक चीज का एग्जांपल बताया था बहुत पहले क्या बताया था कि मान लो कि मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, आइस। ठीक है, इस आइस को अगर मैं क्या करता हूं दोस्तों, हीट करता हूं। इस आइस को मैंने क्या किया, हीट किया। देखो ध्यान से, ये आप लोग अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 11th के स्टूडेंट हो यार, ये सब तो करना चाहिए आपको। एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल फील होता है। करेक्ट है। तो आइस को मैंने लिया, फ्रीजर में से एक कड़क आइस निकाल लिया मैंने, जो कि एक सॉलिड स्टेट है, उसको मैंने हीट किया। तो आइस क्या बन जाएगा दोस्तों, पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा। आइस क्या बन गया, पिघल के पानी बन गया। अब यही पानी को, वो जो बर्तन में आपने पानी रखा होगा, उसको दोबारा से मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, एंड वो पानी अब क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दोस्तों वाटर वेपर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यानपूर्वक अगर आप देखोगे, तो एक पतीला ले लो, पतीला यानी कि एक बर्तन ले लो, उसमें एक आइस का टुकड़ा बड़ा सा रख दो। ठीक है, जैसे आप उसको गैस के ऊपर रखोगे, मतलब आपका जो चूल्हा होगा उसके ऊपर रखोगे, तो धीरे धीरे आइस जो है वो गर्मी के कारण पिघल जाएगा। तो वो सॉलिड जो था, वो क्या था, अगर हम बात करें, वो जो था वो था सॉलिड। तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड वो क्यों कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ द हीट। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज इंटर कन्वर्टिबल। तो मतलब कोई भी हम सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं। करेक्ट है। अगर मुझे यही जो वाटर था, जो कि लिक्विड फॉर्म में था, अगर मुझे वापस से इसको सॉलिड बनाना, आइस के फॉर्म में बनाना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको फ्रीज कर दूंगा। अगर मैं वापस से उस पानी को उठा के फ्रीजर में डाल दूं, यानी कि मैं उसको फ्रीज कर दूं, तो फिर से वो जो पानी वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। यानी द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। यानी कि सिर्फ अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतने प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, दैट इज माय आइस विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड वाटर विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू आइस बैक अगेन, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटर कन्वर्टिबल। बिकॉज जनरली जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों में क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है। और वही चीज सेम अप्लाई होता है चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो
वेपर हो। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर की बात करें तो लिक्विड था, लेकिन वाटर वेपर की बात करें तो वो क्या है, गैस है। तो हम जब पानी को यानी कोई लिक्विड को अगर और हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा धुआं उठने लगता है, और वाटर वेपर इज नथिंग बट व्हाट, योर गैस। एंड फिर से अगर उसी गैस को आप ठंडा कर दो, यानी कि कुछ ऐसा बर्तन वहां पे रख दो जो वहां पे टकराए और कूल डाउन हो जाए, तो आपने देखा होगा कि वो पानी जो है वापस से, वो जो भाप होता है यानी वाटर वेपर जो होता है वो वापस से पानी बन के नीचे ही आ जाता है। और यही सेम प्रोसेस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बारिश आती है। रेनी सीजन में यही होता है ना, गर्मी में पानी, गर्मी के सीजन में पानी पूरा भाप बन के उड़ता है और धीरे धीरे ठंडा होता है ऊपर जाके, फिर आपका बारिश के सीजन में बारिश पानी बन के नीचे आता है। तो यही चीज है। तो ये भी क्या हो गया कि इंटर कन्वर्टेबल चीजें हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर जो जनरली हमें पढ़ना था। अब हम थोड़ा सा और डिटेल अगर हम जाएंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट करो या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, जो कि जनरली इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपने 9th में ये चीज पढ़ा होगा। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर मतलब मान लो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, बिकॉज वी नो दैट, हमको एक चीज पता है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मान लो ये मेरे पास रिमोट है, ये रिमोट क्या है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कड़क है ना, देखो कड़क है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। तो अब ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है। अब इसके अंदर बहुत सारे एटम्स रहेंगे, यानी इतने छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स रहेंगे, जिसको वो ज्वाइन हो के एक पर्टिकुलर ये बना है, ऑब्जेक्ट बना है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है, लेकिन ये जो एटम इसके अंदर बहुत सारे हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को चिपके हुए हैं, और तभी तो वो कड़क बन पाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, तभी तो वो चीज कड़क बनता है। इसीलिए आप सॉलिड में क्या बोल सकते हो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग, आप बोल सकते हो। वही अगर सेम लिक्विड में अप्लाई करो, तो आपने लिक्विड देखा है पानी, अब पानी आपने देखा है तो वो फ्लूइड होता है, पहली बात तो इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब वो कहीं पे भी फ्लो हो सकता है, करेक्ट है। लेकिन उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, उसका जो स्ट्रांगनेस होता है वो होता है मॉडरेटली स्ट्रांग, यानी कि एज कंपेयर टू सॉलिड, जो लिक्विड होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है। क्यों कम स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली अगर वो स्ट्रांग होता बहुत ज्यादा तो वो लिक्विड फ्लो नहीं कर पाता। आप कहीं पे भी लिक्विड रख दो, थोड़ा सा भी ढलान रहेगा तो वो फटाक से नीचे आ जाता है। आप फर्श के ऊपर पानी गिर जाता है तो धीरे धीरे फैलता है पानी, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो उसको पकड़ के तो रखे, लेकिन इतना भी ज्यादा स्ट्रांग पकड़ के नहीं रखे हैं कि उसको हिला ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है? तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड इज, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम स्ट्रांग है। और वही गैस की अगर बात करें तो गैस में तो स्ट्रांग है ही नहीं, इसीलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना गैस में काफी वीक है, और इसीलिए क्या होता है कि गैस फैलता है। अगर आप देखो यहां से, अभी जैसे मेरे माउथ से मैं गैस निकालता हूं, कैसे मैंने गैस निकाला, क्या निकला, क्या निकला, मेनली ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं फूंक मारूंगा तो जनरली ऑक्सीजन भी निकलता है, और जो हम प्रॉपर एक्सेलेशन करते हैं ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो क्या है, इट इज नथिंग बट अ गैस, इट इज ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। एंड वी नो दैट कि गैस अगर मैंने निकाला तो क्या ये इधर ही स्टक होके रहेगा, क्या नहीं, ये गैस कहीं पे भी फैल गया होगा। और इसीलिए जो भी गैस कहीं से भी लीक होती है वो हर जगह फैलती है। आपके घर में कभी कभी, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि गैस की स्मेल आती है, तो गैस किचन में कहीं रखी होती है लेकिन आपको पूरे घर में गैस की स्मेल आ रही होती है। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो हर जगह फैलता है। और वो क्यों फैलता है, बिकॉज उसको जो पकड़ के रखने वाले जो एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स थे वो स्ट्रांग नहीं है, तो वीक है, तो उसको छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे करके हवे से नहीं, मतलब आप उसका नेचर ये वो लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू एयर, तो वो धीरे धीरे फ्लोट होते हैं, खासकर वो ऊपर की तरफ जाते हैं, करेक्ट है। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टाइटली पैक, जैसे मैंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो एटम्स, पार्टिकल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर एक दूसरे से अरेंज रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ये वाले, ये जैसे मैंने रिमोट की बात की थी, तो इसके अंदर क्या मैंने बोला कि बहुत सारे एटम्स है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, क्या वो एटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चरली जो एटम्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, टाइटली पैक है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप कोई लिक्विड ले लो, तो लिक्विड में क्या होता है, इट हैज लूजली पैक एंड इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्योंकि लिक्विड में जो एक दूसरे को जो एटम्स ने पकड़ के रखा था, पहली बात तो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, और स्ट्रांग नहीं था इसके लिए उसका जो पैकेजिंग है, यानी कि जो पकड़ है
वो क्या है, लूज है, एंड लूज होने की वजह से इसके जो एटम्स होंगे वो इरेगुलर शेप के होंगे। सेम चीज अप्लाई होता है गैस के लिए, तो गैस का जो होता है वो लिक्विड से भी ज्यादा लूज होता है, यानी कि वेरी वेरी लूज, वेरी लूजली पैक एंड हाईली इरेगुलर अरेंजमेंट, कोई भी शेप साइज नहीं होता गैस का, जैसा कि आप जानते ही हो। ये दो डिफरेंस समझ में आ गया। तीसरा क्या बोल रहा है, इट हैज अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल अगेन दिया, दिस इज द सॉलिड, इसका एक शेप है, ये रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है आपको, ये शेप है, कोई भी चीज का सॉलिड का शेप होता है। लिक्विड का कोई शेप होता है कि नहीं, लेकिन लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज डेफिनाइट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम तो होता है, यानी कि 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसको जो बर्तन में आप डालोगे वो उसका शेप ले लेगा, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता। सॉलिड का प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है, शेप भी होता है, ठीक है, लेकिन कोई लिक्विड का, जैसे मान लो कि कोई भी पानी है, अब पानी को हम लोग एक बड़े बोतल में डाल दे तो वो बड़े बोतल का शेप ले लेगा, छोटे बोतल में डालो तो छोटे बोतल का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा। तो पानी का जो शेप है वो है नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। आप 1 लीटर वाले में डालो, 1 लीटर पानी 2 लीटर में डालो, 1 लीटर पानी पूरे बाल्टी में डालो, वो रहेगा तो 1 लीटर ही, यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स है। और वही अगर गैस की बात करें तो गैस का ना तो कोई शेप होता है, ना तो कोई वॉल्यूम होता है, बट वो जो भी कंटेनर में रखा जाता है वो उसका शेप को वो ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। जैसे हमारे खाना बनाने वाले जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, वो गैस सिलेंडर्स में पूरे गैस भरे होंगे तो वो उसी का शेप ले लिया होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉलिड का एग्जाम्पल है आयरन, जैसे एलिमेंट की नाम ले रहे हो, ऐसे सॉलिड का एग्जाम्पल आपको अगर कोई पूछेगा तो आप तो हजारों लिख दोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल सॉलिड का आयरन याद रखो, लिक्विड का वाटर याद रखो, और गैस का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, आप उसको आराम से याद रख सकते हो, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और यहां तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा मतलब ये तो मेन था ही, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे अभी अभी मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा कम है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, और गैस में तो बिल्कुल वीक है, पता है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक्चुअल में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो मैंने बात बोली वो है क्या, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बोलता है, दे आर द अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्स, यानी कि ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी दो पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा, या तो एक दूसरे के अगेंस्ट में धक्का भी देगा, यानी रिपेल करेगा। मैग्नेट देखा है, मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो ये क्या होता है, एक दूसरे को चिपकते हैं, करेक्ट है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ही अगर साथ में है तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो हो सकता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्स भी हो या फिर एक रिपेल्सिव फोर्स भी हो, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और उससे भी कम जो होता है वो गैसेस में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप है, इसको हम लोग को स्टडी करना है। तो पहला यहां पे आप देख पा रहे हो, दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड पांचवा है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है या फिर जो ये पांचों हमने बात किया, ये क्या है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप। तो आपको ये सभी टाइप के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके बारी बारी से इन सभी के टाइप्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग को ये चीज ध्यान से देखना है, एंड तक मिस मत करना। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आपको बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा इजी लगेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो कि है हमारा पहला टॉपिक, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोल रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल का मतलब, डाई मतलब दो, पोल मतलब जो आपके पोल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर कभी भी अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी तो उनके पास पोल्स रहेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कटायन और अनायंस, करेक्ट है, ये आपको पता है एक चीज। अब यानी कि अगर हम बात करें दो पोल की, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, तो उनके बीच में अगर जो अट्रैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा डीपली इलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, इट अकर्स ओनली इन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी दो पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब बेसिक तौर पे क्या हो जाता है कि जिनके पास पोल्स प्रेजेंट है, डाइपोल प्रेजेंट है, जैसे एक पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव होंगे और पार्शियली नेगेटिव होगा, ठीक है। या फिर नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जैसे हम कुछ बात करें पोलर की एग्जांपल की बात करें, जैसे HCl हो गया,
H2O हो गया, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। और वही नॉन पोलर्स की बात करें जैसे Cl2 क्लोरीन हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, हीलियम 2 हो गया, ये सब चीजें मतलब ये क्या होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां पे भी सेम वही चीज बोला कि यहां पे बोल रहा है कि ये कहां होता है, इट अकर्स ओनली इन टू डाइपोलर, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, बिकॉज उनके बीच में डाइपोल्स है एंड डाइपोल्स के पास एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उनके बीच में क्रिएट होगा अपने नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी उसके जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके बीच में होगा। मैं एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल लिख के लाया हूं, लेकिन एग्जांपल जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ध्यान से देखना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरेटिकल पहले समझ लो। अब एक और चीज क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली जब हम कोई भी दो पर्टिकुलर ये ले लेंगे, पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड क्रिएट होगा। वो जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स पोलर। क्यों पोलर हुआ? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक पार्शियली पॉजिटिव है, दूसरा पार्शियली नेगेटिव है। तो उनके बीच में क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? उनके बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे जो पर्टिकुलर बॉन्ड था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या बन गया? आपका पोलर बन गया। एंड पोलर के वजह से मतलब क्या हो रहा है? वहां पे एक बॉन्ड जो क्रिएट हुआ वहां पे पोलर वाला, उसके वजह से वहां पे क्या देखा गया? पोलैरिटी ऑब्जर्व किया हो गया, बिकॉज ऑफ द वहां पे पोलराइजेशन आ गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास क्या आ जाएगा? एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। एंड डाइपोल मोमेंट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू यानी दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाइपोल मोमेंट। एंड ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो भी रहेगा उसका मैग्नीट्यूड एंड साथ ही में जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा हम लोग को। जैसे मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने यहां पे स्टार्टिंग में भी बोला कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है HCl, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग होगा पहले। ठीक है, मान लो के बीच में बॉन्डिंग होगा। अब ये जो बॉन्ड है आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन जाएगा? पोलर बन जाएगा। एंड पोलराइजेशन की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगा। ठीक है, एंड आप देख सकते हो पहली बात तो पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और डेल्टा का मतलब मैंने आपको बताया था, डेल्टा रिप्रेजेंट्स आपका पार्शियली पॉजिटिव। डेल्टा प्लस रहेगा तो पार्शियली पॉजिटिव, डेल्टा माइनस रहेगा तो पार्शियली नेगेटिव। ये आपका रिप्रेजेंट करने के लिए होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर शिफ्ट हो रहा है तो डेल्टा माइनस ये रहेगा, ये डेल्टा प्लस रहेगा। उसी प्रकार क्लोरीन डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब क्या हो जाएगा कि डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी एंड जिसके वजह से एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में आएगा ना। तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो एक, ये डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। तो ये डाइपोल और ये डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए ये जो इंटरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। दूसरा वाला भी डाइपोल इंटरैक्शन। समझ में आ गया? ये चीज बहुत ही साधारण सा फंडा है, इसको बस आपको याद रखना है। क्लियर? तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज नथिंग बट व्हाट, कि अगर कोई दो पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच के डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज नथिंग बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये एग्जांपल आप देख पा रहे हो H2H2O। तो मैं पानी को कैसे लिखूंगा? H2O को कैसे लिखूंगा? H लिखूंगा। ठीक है, H मेरा क्या है? डेल्टा प्लस होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद O डेल्टा नेगेटिव रहेगा और वापस से एक H आएगा, यानी H2O होता है ना, तो ये भी डेल्टा प्लस रहेगा। तो ये मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। वैसे दूसरा एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लूंगा जो कि पोलर होगा। ठीक है, तो यहां पे भी H जो कि डेल्टा प्लस होगा, O डेल्टा माइनस होगा और वापस से H जो कि डेल्टा पॉजिटिव होगा, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे मैंने बोला इनके बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी एंड ये बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इंटरैक्शन क्रिएट होगा। तो ये जो इंटरैक्शन है, ये जो इंटरैक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो इंटरैक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड यहां पे एक इंटरैक्शन क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वाटर का भी एग्जांपल दे दिया मैंने, HCl का भी एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आप याद रखोगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछता है कि एक्सप्लेन द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर स्टार्टिंग से पूछा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करो तो आप पांचों कर सकते हो। तो ये पहला हो गया हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। वैसे और भी दो तीन चीजें हैं पढ़नी हमें। तो दूसरा है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये होता क्या है? आयन और डाइपोल। तो आयन तो आपको पता ही है, जैसे सोडियम आयन होता है, क्लोरीन आयन होता है, वो आयन होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव कटायन नेगेटिव आयन। ठीक है, ये आपको पता है।
और दूसरा बोला है यहां पे डाइपोल। अब डाइपोल कब होगा? जब पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यानी कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ऑब्वियसली उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहेगा, लेकिन किसके बीच में होगा? बिटवीन एन आयन, एक आयन के बीच में, और दूसरा पार्शियली चार्ज ऑन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब एक आयन है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट होगा दैट इज नथिंग बट योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कितना सिंपल था, याद रखना। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक आयन ले लिया, सोडियम आयन, दिख रहा है, सोडियम Na+, सोडियम आयन हो गया, और दूसरा एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया जो कि है H2O, पानी, जिसके पास H के पास पार्शियली पॉजिटिव, O के पास पार्शियली नेगेटिव एंड H के पास डेल्टा प्लस यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये लोग क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये लोग क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। एंड यहां पे जो ये आयन के पास प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे, यानी इनके बीच में एक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो आयन है और ये जो एक डाइपोल है, ये पोलर मॉलिक्यूल का ये क्या, एक डाइपोल है ना, तो ये आयन और ये डाइपोल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इसीलिए इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कितना सिंपल था, इसको याद रखना दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप इसको याद रख सकते हो, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है? वैसे थर्ड यहां पे देखोगे तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। मतलब एक तो आपका डाइपोल है, डाइपोल किस में होगा? पोलर मॉलिक्यूल में, और एक है इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इंड्यूस मतलब क्या होता है? क्रिएट किया हुआ, क्रिएटेड, पहले से एग्जिस्टिंग नहीं था, क्रिएट करना पड़ा या फिर क्रिएट हुआ। तो एक तो है आपका डाइपोल जो कि पोलर मॉलिक्यूल में होगा, और दूसरा जो है वो इंड्यूस्ड डाइपोल है, मतलब उसमें डाइपोल था नहीं लेकिन क्रिएट किया, मतलब वो क्या होगा? एक नॉन पोलर होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है वो होता है बिटवीन अ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? डाइपोल डाइपोल पढ़ा। तो डाइपोल डाइपोल में क्या था? दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल थे। दूसरा हमने पढ़ा आयन डाइपोल, तो एक आयन था दूसरा डाइपोल था, यानी एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, यानी एक तो पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो पोलर मॉलिक्यूल रहता है वो पानी जैसे एग्जांपल है इसका, तो H2O मैंने ले लिया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन ले लिया, O2, O और O। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि टेम्पररी डाइपोल्स आर फॉर्म, क्योंकि नॉन पोलर के पास तो डाइपोल है ही नहीं, नॉन पोलर है ना, तो उसके पास टेम्पररी क्या हो रहा है? डाइपोल क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि देखो ये जो बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ, तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा? एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा। लेकिन ये अट्रैक्शन कब क्रिएट होगा? क्योंकि इसके पास तो डाइपोल था ही नहीं। तो जब ये जो डेल्टा माइनस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। एंड ये डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस मिलके क्या बना रहे होंगे? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बना रहे होंगे। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट योर, एक तो था डाइपोल, ये आपका क्या है? डाइपोल है, और ये क्या है? आपका इंड्यूस्ड डाइपोल है। मतलब पहले से ये डाइपोल नहीं था, लेकिन ये डाइपोल क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन बन जाएगा ये। तो इस अट्रैक्शन को, इस इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? डाइपोल क्रिएट हुआ, इंड्यूस हुआ, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही साधारण है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप याद और लर्न रख सकते हो। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट के 2 टाइप्स बचे हुए हैं। तो अगला टाइप है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। बहुत ही मस्त डिस्पर्शन फोर्स है। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है लंदन से, तो बेसिक तौर पे याद रखना कि ये जो फोर्सेस अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, किनके बीच में? दोनों नॉन पोलर। जैसे हमने डाइपोल डाइपोल देखा तो एक पोलर था दूसरा भी पोलर था। आयन डाइपोल में एक आयन दूसरा पोलर। फिर हमने तीसरा पढ़ा इंड्यूस वाला, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो एक पोलर एक नॉन पोलर। यहां पे दोनों नॉन पोलर, तो दोनों हम लोग क्या लेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेंगे। तो He हीलियम हीलियम ले लिया, तो ये दोनों नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर कोई पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट द डाइपोल, दे आर नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? टेम्पररी डाइपोल जो है वो क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है? टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होगा। तो जब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो यहां पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस
डेल्टा माइनस, एंड जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे एक दूसरे के साथ तो ये आपका क्या बनाएगा, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, ये किसके बीच में बना, एक टेम्पररी डाइपोल जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो, यहां पे पहले से तो डाइपोल था नहीं, बिकॉज इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पररी डाइपोल की वजह से यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और इसीलिए ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये काफी वीक होता है। तो आप बोल सकते हो कि पूरे के पूरे पांचों टाइप के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है, इन सब में से वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन है, ये वाला, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स। याद रखना, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये जो बॉन्ड बनाया, मतलब ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, इस इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, याद रहेगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जनरली स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अगर हम बात करें, काफी स्ट्रांग होता है, बट ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। मतलब इसमें डाइपोल डाइपोल है, पोलर के बीच में होगा ऑब्वियसली। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जिसके अंदर विच अकर्स व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हो सकता है कि वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, या फिर वो एटम हो जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने HF ले लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF ले लिया, ये बॉन्ड बनाएगा एक और HF के साथ, ये बॉन्ड बनाएगा एक और, ये बॉन्ड बनाएगा एक और। इनके पास क्या डाइपोल है, ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, इसके हिसाब से। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आपके दिख रहे हैं, ये जो बॉन्ड है, ये आपके क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, जो कि किसके बीच में हो रहा है, आपका एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो रहा है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, दैट इज नथिंग बट द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को याद रखना है। करेक्ट है, क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीजें। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया, क्या होता है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, और उसके जो 5 बेहतरीन टाइप थे, चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो, इंड्यूस्ड डाइपोल हो, आयन डाइपोल हो, या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स हो, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे, और गैसेस के बहुत सारे लॉ है, बॉयज लॉ, चॉस लॉ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग बने रहना हमारे साथ, लेक्चर नंबर 2 का वेट करना, बहुत जल्दी आपके लिए लेक्चर नंबर 2 भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे इस वीडियो के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए अगर थोड़ा सा एक क्रेडिट दे दोगे, जो कि एक लाइक बटन को हिट करना, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन आता है। जब भी हम देखते हैं कि लाइक ज्यादा आए तो हमें कुछ खुशी होती है, और हम फटाफट से दूसरा वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज लाइक कर देना। न्यू चैनल है JR कॉलेज, आई नो बहुत ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, ये मुझे पता है, हमारी टीम को पता है, बट आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इस चैनल को भी हम लोग उस लेवल का पहुंचा सकते हैं जिसको हमने JR ट्यूटोरियल्स को जिस लेवल पे पहुंचाया था। तो प्लीज शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ से आके केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज शेयर, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो इस चैनल को जरूर से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।